प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। तो बेटा, हमने पिछली कक्षा में आपकी बुक से सेकंड चैप्टर है बचपन, यह शुरू किया था। तो इसमें जो लेखिका है कृष्णा सोपती जी, वह अपने बचपन के बारे में बता रही हैं। तो हमने पढ़ लिया था कि वे लेखिका को कैसे कपड़े पहनना पसंद था, रविवार को लेखिका को क्या काम करना पड़ता था और हर शनिवार को उनको ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। तो साथ में लेखिका यह बताती है कि भाई जो हमारी दिलचस्पियां थी, हमारी रुचियां थी और आजकल के बच्चों की जो रुचियां हैं उनमें क्या बदलाव आया है। तो आगे करते हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। तो लेखिका बताती है कि उस समय जो ग्रामोफोन होते थे वह भी कुछ ही घरों में मिलते थे, रेडियो और टेलीविज़न तो होते ही नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम में बदल गई है, कचौड़ी समोसा किस में बदल गए हैं, पेटीज में बदल गए हैं। सहतूत फालसे और खसखस के शरबत जो है वह कोक पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। लेमनेड मतलब कि नींबू का रस, नींबू का शरबत होता था। और कहते भाई उस समय कोक नहीं मिलती, लेमनेड और विमटो होती है बेटा, ये भी एक सॉफ्ट ड्रिंक होती है, ये सब उस समय मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां होता बेटा होटल की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। तो लेखिका बताती है कि जो बच्चे शिमला में और नई दिल्ली में रहते थे उनको वेंगर्स और डेविको जो होटल था उसकी चॉकलेट और जो पेस्ट्री होती थी वो बड़ी अच्छी लगती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो लेखिका और उसके भाई बहनों की ड्यूटी क्या लगती थी? शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से फिर जो चढ़ाई उन्होंने चढ़ी है वहां से वो उतरते और फिर सीधे मॉल में। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, यानी कि वहां पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर अनेक तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट रखी होती थी जिनकी खुशबू बच्चों को बड़ी मन भावनी, यानी कि बच्चों के मन को भाने वाली होती थी, बच्चों को बहुत अच्छी लगने वाली होती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। तो लेखिका को बचपन में हफ्ते में कितनी बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी? सिर्फ एक बार। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता, यानी कि सबसे ज़्यादा लेखिका ही चॉकलेट और टॉफ़ियों को इकट्ठा करके रखती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती, साइड बोर्ड यानी कि मेज़ पर रख देती, और रात को खाना खाने के बाद वह बिस्तर में लेटकर मज़े से आराम से खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। काफल होता बेटा फल, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, ये भी क्या है? फलों के नाम हैं। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़। तो चेस्टनट का एक पेड़ होता है, इसके फल लगते हैं बेटा। तो ये कहती है कि भाई ये भी बड़ी मज़े वाली होती थी। आग पर भुने जाते थे और फिर छिलके उतार कर मुँह में, यानी कि इनको आग पर भूनते और फिर छिलका उतार कर इनको खाते थे। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब भी थी और वह अब भी नज़र आती हैं, यानी कि जो चने होते हैं भुने हुए चने। तो लेखिका कहती है कि वह तो पहले भी मिलते थे और आजकल भी मिलते हैं। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है, यानी कि जो ये चने बनाए जाते हैं, भुने जाते हैं, इसमें हाथ का ही कमाल होता है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए, यानी कि जिसमें ये चने डाले जाते हैं वो पुराने कागज़ से जैसे एक कोन की तरह बनाई जाती है। आप देखते होंगे कि नीचे से वो तिरछे लपेटते हुए कागज़ को बनाई जाती है और नीचे से वो बिल्कुल मतलब संकरी बिल्कुल तंग सी होती है और ऊपर से उसका मुंह थोड़ा खुल जाता है और जिसमें से चने जो हैं वो आराम से लेकर खाए जाते हैं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो स्कूल के हर बच्चे को कौन सा गाना उस समय आता था? चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते थे, यानी कि जो कुछ बच्चे होते जो ये चने की पुड़िया लेते इसके ऊपर वो तेज़ मसाला भी छिड़कवा लेते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में खास ही लिया रफ्तार थी, यानी कि जब वो पूरे गिरजा मैदान में घूमते थे तो एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते जाते और घूमते जाते और पूरा गिरजा मैदान घूमने तक वह पुड़िया चलती थी। छुटपन यानी कि बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। तो बचपन में लेखिका ने घोड़ों की सवारी कहाँ पर की है? शिमला रिज पर। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं। कमतर होता है बेटा कमज़ोर। तो लेखिका कहती है
कि भाई हम घोड़ों को न जाने क्यों कमज़ोर समझते हैं, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो लेखिका ननिहाल यानी कि अपने नाना नानी के घर के जो घोड़े होते थे उनके बारे में बताती है कि वो बहुत हट्टे कट्टे होते थे, खूबसूरत होते थे। तो लेखिका कहती है कि भाई हम उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु से भी हम कुछ कह रहे हों। तो जब चर्च की घंटियां बजती तो लेखिका कहती है कि उस समय लगता है कि भाई जो भगवान यीशु हैं वो स्वयं हमें कोई ना कोई संदेश दे रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, यानी कि सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य छिप रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी हैं। यानी कि पहाड़ों पर जब अंधेरा छा जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो उस समय रात के समय में जो बत्तियां हैं, जो लाइट हैं, वो जगमगाने लगती हैं। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहनी। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, कोलाहल होता है बेटा शोर, तो ये जगह का नाम है स्कैंडल पॉइंट। तो वहाँ पर जो लोगों की भीड़ होती, जो भीड़ से शोर शराबा होता, मतलब वो बहुत ज़्यादा होता था। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिस के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। तो स्कैंडल पॉइंट के सामने वाली दुकान पर किसका मॉडल बना था? शिमला कालका ट्रेन का। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो ये सब उस मॉडल में बनाए गए थे। ट्रेन का मॉडल है, पटरी है, उसके ऊपर छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन खड़ी है, एक लाल टीन की छत वाला स्टेशन भी बनाया गया है और सिग्नल देने के लिए एक खंबा भी उस मॉडल में बनाया गया है। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। तो पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी कौन सी थी? शिमला कालका ट्रेन। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते हैं। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। तो लेखिका कहती है कि जब भी जहाज उड़ता तो बच्चे बाहर देखने के लिए दौड़ पड़ते और ऐसा लगता था, जहाज कैसा लगता, जैसे एक बहुत बड़ा सा पक्षी उड़ा जा रहा है अपने पंखों को फैलाकर। यह देखो और वह गायब, उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती, यानी कि जो जहाज है उसकी स्पीड इतनी तेज होती कि वह पल भर के लिए दिखता और वहाँ से गायब हो जाता। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। तो यानी कि जो गाड़ी के मॉडल वाली दुकान है उसके साथ ही एक और दुकान है जिसे लेखिका कभी नहीं भूल सकती। और वह दुकान कौन सी थी? वह दुकान वह थी जहाँ पर लेखिका का पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, अटपटा यानी कि बड़ा अजीब सा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते हैं आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक। तो लेखिका कहती हैं कि भाई सभी मेरे चेहरे की तरफ देखते और कहते भी क्या आंखों में कुछ दिक्कत हो गई है, कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस छोटी सी उम्र में ही चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो लोग उसको मतलब राय देते, दूध पिया करो। और फिर लेखिका जो है वो डॉक्टर का कही हुई जो बात होती ना वो उनको बता देती। तो डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा था कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, यानी कि कुछ दिनों तक अगर चश्मा लगातार लगाओगे तो यह चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, आश्वासन देना बेटा विश्वास देना, कि डॉक्टर साहब ने मुझे पूरा विश्वास दिलवाया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। तो डॉक्टर ने उन्हें क्या विश्वास दिलाया था कि भाई कुछ दिन पहनने से जो चश्मा है वह उतर जाएगा। तो लेखिका कहती है कि भाई चश्मा उतरा नहीं, बस नंबर कम हो रहा है, मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। तो लेखिका कहती है कि भाई मेरे को जो चश्मा लगाना पड़ा इसके लिए मैं खुद जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। तो जो लेखिका है वो कहती है कि मैं दिन में काम न करके रात को टेबल लैंप की रोशनी में काम करती थी, जिसके कारण मेरी आंखें कमज़ोर हो गई और मुझे चश्मा लगाना पड़ा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो उनका एक चचेरा, इनके चाचे का लड़का है, वो लेखिका को चिढ़ाता है। तो क्या कहकर चिढ़ाता है वह? आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। तो लेखिका कहती है कि जब मेरा चचेरा भाई मुझे यह कहकर चिढ़ा रहा है तो मैं खिज जाती हूँ, मुझे मतलब गुस्सा आता है कि भाई मुझे मेरे ऊपर यह सब क्यों कहा जा रहा है।
जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने यानी कि शीशे के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। तो वह कमरे में जाकर शीशे के सामने खड़ी होकर देखती है, कभी ऐनक को पहनती है, कभी देखती है। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं हाँ हाँ। तो वह सोचती है, और मतलब कि क्या सच में मेरी जो सूरत है वह लंगूर जैसी लग रही है? नहीं। फिर सोचती है कि हाँ ऐसी ही कुछ लग रही है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तो मतलब उसको अपनी जो शक्ल है कि उसने चश्मा लगाया है, ऊपर से टोपा पहन लिया है, तो वो कहती है कि भी मेरी जो सूरत है वो कुछ मजाकिया तरह की हो गई है। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। तो लेखिका कहती कि तब तो भी मैंने शुरू में चश्मा लगाया था, जिसकी वजह से थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब तो लगातार लगाने की वजह से मेरे चेहरे के साथ घुल मिल गया है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। यानी कि लेखिका जब कभी चश्मा उतारे हुए होती है तो कहती भी ऐसा लगता है कि भी चेहरे पर से कुछ गायब है, चेहरा खाली खाली है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। तो लेखिका कहती है कि अब मैं जब शिमला में होती हूँ तो मैं टोपी पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो लेखिका कहती है कि कहाँ पर इतने बड़े बड़े दुपट्टों को ओढ़ना, उनको संभालना, और कहाँ पर जो हिमाचली टोपियाँ होती है भी उनको आराम से पहन सकते हैं, ना ही कोई संभालने में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें लेखिका के बचपन के बारे में पढ़ लिया है। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये पाठ समझ में आया होगा। तो अगली जो कक्षा होगी हम उसमें इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।